Assalamu alaikum ji, this is Ahsan Sheikh. I welcome you all to the 10th episode of Facebook Live Sessions. We are really fortunate enough to have Mr. Ali Zaib with us, who's a student of CA, and he has done his A levels from Cedar College. He's a public speaker, he's an entrepreneur, and he's a public speaker too. और एक मुनफरिद बात इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो वो ये होगी कि ये एक शायर भी हैं, शायरी से बड़ा लगाव रखते हैं, किताबों में बड़ा इंटरेस्ट है और बाअखलाक इंसान हैं, इसीलिए आज इस मौजू को इन्होंने सिलेक्ट किया बात करने के लिए। बात का आगाज़ कुछ इस तरीके से हम करेंगे कि एक ऐसे मौजू पर रोशनी डालने जा रहे हैं जिस पे मुझे ऐसा लगता है कि अब हमने रोशनी डालनी बहुत कम कर दिया है, यानी कि अब हम उस पर रोशनी नहीं डालते। दिस इज़ द काइंड ऑफ अ टॉपिक विच हैज़ मे बी जस्ट रिमेन एज अ टॉपिक, और उसको अडॉप्ट करने की बहुत ज़रूरत है। यानी मैं इसको ऐसे करूँगा कि अशफाक अहमद साहब का नाम सबने सुना है, और वो बताते हैं कि उनका एक टूर हुआ, यूरोप जाना हुआ। तो जब वो वहाँ गए तो उनसे कोई ख़िलाफ़ वर्जी हुई ट्रैफिक के हवाले से, कोई रूल फॉलो नहीं किया, कुछ मसला हुआ तो उन्होंने उनको कोर्ट ले गए, उनको अदालत बुला लिया गया और जज भी था और तमाम लोग बैठे थे। तो उनसे ये कहा गया कि जनाब, उन्होंने बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो फिर जज को भी ये बात पता लगी, जज साहब को ये बात पता लगी और सबको ही पता लगा कि ये टीचर हैं। तो एवरीबडी स्टूड अप फ्रॉम द चेयर्स इंक्लूडिंग द जज, और उन्होंने वहाँ एक जुमला कहा कि टीचर इन द रूम या टीचर इन द कोर्ट। तो वो कहते हैं कि मुझे उस वक्त ये रियलाइज हुआ कि ऐसी ये कौमें कामयाब क्यों हैं, क्योंकि वो अपने उस्ताद की बड़ी इज्जत करती हैं, टीचर को बड़ी रिस्पेक्ट देती हैं। अब मैं इसी बात को अली ज़ैब साहब एक दूसरी बात से जोड़ रहा हूँ, और तमाम सुनने वालों के लिए भी। मैं जब ये कह रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ एक किताब में पढ़ी, उनका एक्सपीरियंस मैंने एक किताब में पढ़ा, तो इट मीन्स कि मैंने वो किताब पढ़ी। अब अलमिया यहाँ ये है कि कोई किताब भी नहीं पढ़ता है, कोई किताब ही नहीं पढ़ता है, यानी कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं। और आज का हमारा मौजू जो है वो टीचर, उर्दू लैंग्वेज और किताब के हवाले से ही है। तो आज ये हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, या मैं अगर न्यू जनरेशन की बात करूं, बच्चों की भी बात करूं, तो उन्होंने हर कार्टून देखा है, हर सुपर हीरो को वो जानते हैं, और हर मूवी देखी है, हर ड्रामा देखा है। मैं भी देखता हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट अमंग देम, मैंने भी देखा है। लेकिन तहजीब से दूर नहीं होना है। वो जो हमारे हीरोज हैं हमने उनको भी याद रखना है, जो हमारी शायरी है हमने वो भी याद रखनी है, जो हमारी सकाफत है हमने वो भी याद रखनी है। अगर वो हमें याद नहीं है तो हम कहीं नहीं खड़े, क्योंकि वी हैव लॉस्ट दैट। तो अली, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया कि हाउ डिड यू फील कि हमने वो अहमियत अपने टीचर्स को देनी है, या हम, आई एम श्योर कि बहुत लोग देते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन हम इस वक्त इस मौजू को बहुत जिसे कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस का हामिल है, अहमियत का हामिल है। तो आप मुझे बताएं कि ये कैसे ख्याल आया और आप इस बारे में क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर, कहने को यह अहवाल खूने जिगर हो, मुमकिन है मेरी बात का हर दिल पे असर हो। सर, मुझे लगता है इस सारी चीज़ का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो मेरे वालिदैन को जाता है। जिस तरह से बचपन में मैं अक्सर घर आता था कि ना किसी टीचर से मेरी बन नहीं रही, या मतलब उन्होंने मेरी गेम्स पीरियड रोक लिया है, मुझे वो पनिश कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तो मैं जैसे घर आके कुछ अगर गैर अखलाकी बात कर दी या कुछ भी मैंने बात कर दी, तो बजाय इसके कि मेरे वालिदैन मुझे कहेंगे कौन वो टीचर है, मुझे बताओ कि भाई हम जाते हैं स्कूल, लड़ने जाते हैं, बात करने जाते हैं, वो मुझे डांटते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम अपने उस्ताद को बोल रहे हो? तुम्हारा उस्ताद जैसा भी हो, तुम्हारा उस्ताद है। फिर वो हजरत अली का कॉल मुझे सुनाते थे कि जी जिसने तुम्हें एक क्लास सिखा दिया उसने तुम्हें गुलाम बना दिया। तो बचपन से थोड़ी सी एक तो अपब्रिंगिंग आप कह सकते हैं कि इस तरह से रही कि मेरे घर वालों ने, मेरे वालिदैन ने मुझे असातिज़ा की एक वैल्यू, एक रिस्पेक्ट सिखाई। और उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने शायद ये चीज़ खुद नोटिस करी कि आप उस्ताद की, जिस उस्ताद की मैं इज्जत करता था ना, मतलब दिल से इज्जत करता था, मैं उस सब्जेक्ट में खुद कामयाब होता था। मतलब वो कॉन्सेप्ट मुझे खुद आता था, वो चीज़ मैं खुद सीखता था, उस चीज़ में मैं एक्सेल करता था। तो मैंने ये स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप करना शुरू किया कि यार लर्निंग जो है ना वो सिर्फ किताब से नहीं हो सकती। मतलब जो वो टीचर पढ़ा रहा है आप उसकी इज्जत के बगैर नहीं कर सकते। और टीचर की इज्जत जो है ना वो सिर्फ क्लास में नहीं होती कि मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप पोस्चर सही रखें। मतलब अब मैं जो देखता हूँ
कि हम टांग पे टांग रखे बैठे हुए होते हैं और सामने टीचर पोडियम पे पढ़ा रहे होते हैं। तो मुझे वो काफी गैर अखलाकी, काफी एक बदतमीजी लगती है कि यार आप मतलब आप क्या हो, आप एक स्टूडेंट हो और आप टांग पे टांग रख के टीचर के सामने बैठे हुए हो। अब तो ये आलम है सर कि टीचर को जताया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आप मेरे टीचर हैं और आप मुझे निकाल दें क्लास से, तो अगर मैं बहुत ज्यादा बदतमीज हूं ना, या नॉर्मल लेवल का भी आजकल मैं बदतमीजी हूं, तो मैं कहूंगा कि आपको पैसे दिए जा रहे हैं पढ़ाने के, आप निकाल कैसे सकते हो मुझे। तो हमने आप आजकल टीचर को एक एक एम्प्लॉय, एक मुलाजिम बना दिया अपना, कि भाई हमने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम हमें पढ़ाओगे। तो उस थिंकिंग की वजह से ना बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से हम तबाही की तरफ है। हम टीचर को सलाम नहीं करते, हम टीचर से आगे चलते हैं। मैंने कितनी दफा देखा है कि मतलब इखलाकी तौर पे करना चाहिए, टीचर अगर जा रहा है, गेट खुला है तो आप रुक जाओ, टीचर को जाने दो। और धक्कम पेल हो रही होती है, टीचर को धक्के लगते हुए मैंने अपने सामने देखे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गलत है और हमारी डिस्ट्रक्शन की तरफ हमें लेके जा रही हैं, शायद हम पहुंच चुके हैं। और मेरे ख्याल से तो जिंदगी का जो सबक सर सीखा है कि किताब, वालिदैन, उस्ताद और वक्त। किताब, वालिदैन, उस्ताद और वक्त, इनकी जो इज्जत नहीं करता सर, उनकी जिंदगी इज्जत नहीं करती। आप वक्त की इज्जत करने लग जाएं, वक्त आपका हो जाएगा। किताब की इज्जत करने लग जाए, वो नॉलेज सारी जिंदगी आपके दिल में रहेगी। वालिदैन की इज्जत करने लग जाए, दुनिया आखिर समझ जाएगी। उस्ताद की इज्जत करने लग जाए, तो जो इल्म आपने पढ़ा है, जो रटा है ना, वो सारी जिंदगी आपके लिए काम करेगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे। मुझे आज भी अली साहब याद है ये बात। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू कि एक क्योंकि डेफिनेटली आई हैव बीन अ स्टूडेंट टू, सो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज स्टडिंग, तो आई हैड सम टीचर्स इन माय लाइफ। आई स्टिल हैव दोस टीचर्स, आज भी मेरी उनसे बात होती है और कांटेक्ट में है मुझसे। तो मैं ये बताऊंगा आपको कि मैंने हर एक बंदे से, हर एक शख्स से, हर एक टीचर से कुछ ना कुछ अलग ही सीखा। यानी मैंने अपने एक टीचर हैं मेरे, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, सर फैसल। तो उनसे मैंने अखलाक सीखा। एक दूसरे टीचर हैं, उनसे मैंने कॉन्फिडेंस सीखा। तीसरे टीचर हैं, वो बहुत अच्छे स्पीकर थे, तो मैंने उनसे ये सीखा कि हाउ टू स्पीक। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा। और मैं आपसे ये भी शेयर करूँगा कि कुछ तल्ख एक्सपीरियंसेस भी होते हैं हमारे। आप यानी कभी कभार चीज़ें हमें बहुत नेगेटिव भी दिखाई देने लग जाती हैं, लेकिन उससे रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। यानी मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा भी हुआ कि एक कोर्स मैंने पढ़ा और उस कोर्स में मैं आपको सच बताऊंगा कि मैं फेल हो गया। आई वाज फेल्ड इन दैट कोर्स। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स उस जमाने में जो थे, जो जो उसमें फेल हो गए थे, जो पास आउट नहीं हुए, तो उन्होंने बड़ा इसको इस बात का बड़ा बुरा मनाया कि हम जो है वो मतलब ऐसा हो गया हमारे साथ और वैसा हो गया, और काफ़ी दीगर कलमात भी अदा किए गए, लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं था। अच्छा, एक बात मैं अपने सुनने वालों को और बता दूं कि आज हमारा जो, हम कोशिश ये करेंगे कि हम उर्दू बोलें, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं उर्दू ज़बान के बारे में भी, जो कि हम उस पर भी अभी स्विच होंगे इस टॉपिक से। तो मैं इसलिए उर्दू में ही बात करूंगा। तो हमारे जो, मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने लेकिन कभी भी उनके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट यूज़ नहीं किया। मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इसमें मेरी कोई कमी रही होगी शायद, या कोई मेरी कोताही होगी इसमें, जिसकी वजह से मैंने ये फेस किया है। और आप यकीन करें कि मैंने फिर उसके ऊपर वापस पढ़ाई शुरू की और मैं आई गॉट सक्सेसफुल, मैं पास हुआ उसमें फिर। तो अगर किसी से इख्तलाफ राय भी है ना अलीज़ेब साहब, मैं ये कहूँगा कि बावजूद उस इख्तलाफ के हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हमें ज़बान को फिसलने नहीं देना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी है। इख्तलाफ राय होना कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन इज्जत के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अली, अच्छा, मुझे ये इसके बताएं। अलावा बिल्कुल, जी जी, नहीं, आप कहें। मैं ये कह रहा था कि सही है, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे होते हैं, तलबे सारे होते हैं, सबसे गलती हो जाती है। अक्सर कुछ खराशल बातें भी हो जाती हैं, दिल दुखाने वाली बातें भी अक्सर कर देते होंगे बच्चे। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप माफी मांगना सीखो। मतलब आप, हमें याद है बचपन की पनिशमेंट होती थी, आई वोंट डू इट अगेन, आई वोंट डू इट अगेन, हम ये लिख लिख के देते थे। लेकिन अगर आपसे गलती हो गई है ना, तो आप अगले दिन, उसी दिन, अगले पीरियड में टीचर के पास जाओ और तमीज से, एक सच्चे दिल से माफी मांग लो ना, तो टीचर आपको माफ कर देगा। और मेरे ख्याल से माफी मांगना एक टीचर से बहुत जरूरी है। और हिम्मत की बात है बहुत, मतलब आपको अपने अंदर एक हिम्मत चाहिए कि आप उनके पास जाओ, आप बोलो कि बेशक आप गलत नहीं थे, फिर भी आप माफी मांगते हो, और आप ऐसे माफी मांगो कि टीचर को ये ना लगे कि आप
बस कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। तो माफी मांगना इज पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट, और ये मेरे ख्याल से हमें जरूर करना चाहिए सर। अच्छा अली, मुझे एक बात बताएं कि आपसे जब मेरी बात हो रही थी, जब मेरी गुफ्तगू आपसे हुई, तो आपने उसमें एक बात ये कही कि आप उर्दू ज़बान के लिए कुछ काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये मतलब एक रिवाइव हो, और इसके अंदर एक, यानी आपने मुझसे ये कहा था कि बहुत कम इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, जबकि हमारी एक नेशनल लैंग्वेज है और कई ऐसे लोग हैं जो आज हमारी इस ज़बान को ही सही से नहीं जानता है। यानी कि हमें कभी कभार बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमें मौजूद जो जिनको शर्म आ रही होती है उर्दू बोलने में और हेसिटेट होते हैं उर्दू बोलने की, अच्छा हमें उर्दू बोलनी पड़ रही है, हम उर्दू बोल रहे हैं। तो आप चूँकि इस मौजू को लेके काफ़ी हसास हैं, सेंसिटिव हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप, व्हेन इट कम्स टू आवर उर्दू लैंग्वेज? जी सर, सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि सलीके से ज़माने में खुशबू खोल सकते हैं, सलीके से ज़माने में खुशबू खोल सकते हैं। अब भी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो सर मैंने ये टॉपिक एक तरह से अपनी कैंपेन ये इसलिए चूज करी कि उर्दू की जो लाशऊरी है वो बढ़ तो रही है, ये बेशक हक बात है कि वाकई उर्दू बहुत अनकॉमन हो रही है, लाशऊर हो रही है। और सबसे ज्यादा मसला ये आ रहा है सर कि हम उर्दू लैंग्वेज को ना गरीबों की जबान का एक की कैटेगरी देते जा रहे हैं। गरीबों की जबान, लोअर क्लास की जबान। अगर आप मतलब उर्दू आज अच्छा बोल लेते हैं ना, तो लोग शायद आप पे डाउट करें कि आपकी अपब्रिंगिंग में कुछ मसला है। शायद आपने स्कूलिंग सही नहीं करी, शायद आप अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी आप नहीं गए, शायद आप इतने क्वालिफाइड नहीं हैं। अगर आप एक मुनासिब अच्छी नॉर्मल लेवल की उर्दू आप बोल लेते हैं, तो सर हम लोग अक्सर ये रोना लगाया हुआ होता है कि ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत नहीं है, कि हम बाहर जाते हैं और लोग हमारी इज्जत नहीं करते। मैंने ट्रैवल किया, मैंने चीज फील करी है, खुद देखी है कि हमारी नहीं है इज्जत, वाकई में नहीं करते लोग। काफी ममालिक जाओ तो नहीं करते वो लोग। तो मैं थोड़ा घूम फिर के आया कि सर जो बंदा अपनी इज्जत नहीं करता ना, मैंने ये बिजनेस कम्युनिकेशन की किताब में पढ़ा था कि जी सेल्फ एफिकेसी एक चीज होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि अपनी इज्जत करोगे ना, अगर अपने आप को समझोगे थोड़ा बहुत, ज्यादा भी ओवर नहीं, थोड़ा बहुत कुछ समझोगे, तभी दुनिया भी कुछ अट्रैक्ट होगी, दुनिया कुछ इज्जत करेगी आपकी। तो सर जो कौम अपनी जबान से बेवफाई कर सकती है, जो अपनी जबान से बेवफाई कर सकती है सर, वो कौम क्या होगी? उसकी इज्जत कोई क्यों करेगा जब आप अपनी इज्जत खुद नहीं कर रहे? जब अपनी इज्जत खुद नहीं कर रहे तो दुनिया आपकी इज्जत क्यों करेगी? तो कहाँ आप देखते हैं प्रॉब्लम? आप कहाँ नहीं देखते? आप सबवे चले जाएं, लोग सबवे जाने से क्यों घबराते हैं? अभी मैं क्लास ले रहा था ऑनलाइन, तो मेरे किसी एक अजीज ने कहा कि यार सबवे मैं इसलिए नहीं जाता कि वहां पे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, कि मतलब कैप्सिकम वगैरह को बोलना पड़ता है, सब्जियों के नाम इंग्लिश में नहीं आता। मैंने कहा उर्दू में बोल लो भाई, शिमला मिर्च बोल लो, क्या हो गया? आपने एक जबान को क्लास में क्यों डिवाइड कर दिया? सबसे पहले रिलीजन के बेस पे डिवाइड हो गई कि मुसलमान की उर्दू है और हिंदू की हिंदी है, और अब आपने क्लास की बेस पे डिवाइड कर दिया है। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या आप ये इंडिविजुअल बेसिस पे देखते हैं कि इंडिविजुअली लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस अपनी ज़बान के अंदर, या आप ये देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से आप कुछ ऐसी कमियां देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली हमें जो है, इंडिविजुअली जो है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। वी डू नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर उर्दू लैंग्वेज, हमें खुद नहीं पता। और उसका मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम किताबों के हवाले से भी बात कर रहे हैं, आप खुद रीडर हैं, तो उससे दूरी भी एक वजह बनी, आपको लगता है? किताबों से हम दूर हुए, अपने उर्दू लिटरेचर से दूर हो गए, तो हमें अपनी तारीख नहीं पता, और सर फिर हम इतना ज़्यादा वेस्टर्न से करीब हो गए कि हम फिर अपनी ज़बान को खो बैठे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर इंडिविजुअली तो डेफिनेटली हम अलग हुए हैं, हम दूर हुए हैं अपनी ज़बान से। और ये ज़बान कभी भी बादशाहों की ज़बान नहीं थी, एलीट क्लास की ज़बान नहीं थी। ये इस ज़बान को पाला पोसा ही जो है लोअर क्लास ने इसको पाला पोसा है। फिर ये जब जवान हो गई ये ज़बान, तब जाकर कहीं बहादुर शाह जफर और जो मुगल एम्परर्स थे आखिर के, या अकबर साहब थे, उनके दरबारों में इसमें शायरी होना शुरू हुई, और वहां पे तब जाके ये अमीर हुई ज़बान एक तरह से। अब सर ग्लोबलाइजेशन की वजह से डेफिनेटली इंग्लिश की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब हम लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ आवर मदर लैंग्वेज, सही है? हमारी मतलब अब हुकूमत कहें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कहें, या कलेक्टिवली एज ए कंट्री, हमने इकोनॉमिक बेनिफिट खत्म कर दिया अपनी ज़बान से। अब जो इकोनॉमिक बेनिफिट खत्म हो जाएगा आपकी ज़बान से, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी लीड क्लास हैं या जो ऑलरेडी लोग हैं,
कि जो अफोर्ड कर सकते हैं जबान के साथ रहने में, कि वो इंग्लिश ना भी सीखे तो उनके पास लोग हैं काम करने के लिए, तो चलता है। लेकिन जिन लोगों की ये जबान थी, जिन लोगों ने पाला पोसा, जो मेन राइटर्स, जो मेन शायर, जिन लोगों ने इस जबान को प्रमोट किया, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास थी सर। अब जब इस जबान से इकोनॉमिक बेनिफिट आपने खत्म कर दिया, तो हर बच्चा, हर बंदा ये कहता है कि यार हमारे बच्चे को अंग्रेजी आनी चाहिए, जरूर सीखो, अंग्रेजी जरूर आनी चाहिए। तो इकोनॉमिक बेनिफिट जब आपकी जबान में खत्म हो जाएगा ना, कितने एग्जामिनेशन ऐसे हैं आपके पास चॉइस नहीं होती कि आप उर्दू में अपना एग्जाम दो, जबकि आपकी मदर टंग है, आपकी नेशनल लैंग्वेज है, आपके पास चॉइस होनी चाहिए। कितनी जगहों पे, कितने दफातर में आप एप्लीकेशन देते हो, वो आपकी काट के देंगे कि नहीं यार आप इंग्लिश में हमें एप्लीकेशन दें। तो हमने दफातर से, एग्जामिनेशन से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हमने अपनी जबान खुद खत्म करी है, हमने उसका इकोनॉमिक बेनिफिट खुद एलिमिनेट किया है। मतलब अगर जरा भी इकोनॉमिक बेनिफिट हम क्रिएट करने की कोशिश करें, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाएं हमारे अपने मुल्क में ही, तो मेरे ख्याल से ये जबान वापस आ सकती है। क्योंकि जो अब मैं बात करता हूं सर, आपसे देखें, जबान जो है सर सिंटेक्स और ग्रामर है। जैसे कि हम रोमन में अब उर्दू को चलते हुए देखते हैं कि चले थे उस राह पर, तो CHA करके हम लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं चले थे उस राह पर। तो सर जबान जो है, मेरे ख्याल से, मेरा अपना ओपिनियन है कि स्क्रिप्ट मेनली नहीं है, जबान सिंटेक्स और ग्रामर है। मैं आपसे 4 वर्ड्स कहूंगा अभी, ये रूम एयर कंडीशन है। मैंने आपसे 4 वर्ड्स कहे हैं जिसमें से 2 इंग्लिश थे, एयर कंडीशन, रूम। सिर्फ मैं ये भी कहता मेरी बात पूरी हो जाती, मामूली से मैंने ये लगाया और है लगाया और बात मेरी उर्दू हो गई है। तो सर वोकैबुलरी उर्दू नहीं है, उर्दू सिंटेक्स है, उर्दू ग्रामर है। तो अगर हम इसकी एक्सेप्टेबिलिटी सिर्फ बढ़ा दें, को थोड़ा सा इकोनॉमिक बेनिफिट क्रिएट करें, तो मेरे ख्याल से इस लैंग्वेज को वापस से वो बहारें मिल सकती हैं। टीचर्स इसके इसमें क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं? आपको लगता है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस चीज को लेके? व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? क्योंकि सर इकोनॉमिक्स का एक मेन सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कहते हैं ना, डिमांड क्रिएट सप्लाई, वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। तो जब हम कलेक्टिवली, जो हम आवाम हैं, हम खुद इतना इंक्लाइंड है वेस्टर्न कल्चर की तरफ, उनकी जबान की तरफ, कि हम समझते हैं कि यार दिस इज इट, यही चीज है, यही करनी है। तो जब आप उस चीज की डिमांड इतनी बढ़ा दोगे, तो आपको सप्लाई में क्या होगा, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में क्या होगा, वो एलिमिनेट करते रहेंगे। अब आप कितने एग्जाम्स देखें, जैसे ओ लेवल्स है, ओ लेवल्स में भी आज तक कितने ज्यादा स्कूल्स हैं जो ओ लेवल्स में उर्दू का पेपर होता है उसको सेकंड लैंग्वेज देते हैं, जबकि फर्स्ट लैंग्वेज का देना चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज में क्या होता है, जिसमें आपको बाकायदा शायरी और जितने आपके पुराने शायर और राइटर्स गुजरे हैं उनको पढ़ना पड़ता है। सेकंड लैंग्वेज में क्या है, ऐसे लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग करनी है, थोड़े मुहावरे और खत्म। हम इंग्लिश भी सेकंड लैंग्वेज देते हैं, उर्दू भी सेकंड लैंग्वेज देते हैं, हम कहीं के नहीं रहे। या तो हम बोलते हैं कि हम फुल अंग्रेज हैं, हम इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज देते हैं, हम इंग्लिश भी सेकंड लैंग्वेज देते हैं, हम उर्दू भी सेकंड लैंग्वेज देते हैं। बहुत कम कोई स्कूल्स हैं, बहुत कम, जो उर्दू को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज करके एग्जाम दिलवाते हैं। तो टीचर्स की डेफिनेटली बनती है जिम्मेदारी कि बेशक चलें, अगर उनका सब्जेक्ट नहीं है और वो रूहानी तौर पे आपको इनलाइटन करे इस बारे में। तो मैंने खुद जो शायरी सीखी है, जो मैंने डिलीवरी सीखी है अपनी, वो मैंने अपनी 2 टीचर से सीखी है, मैम शमीम नकवी और मैम गजल। ये 2 टीचर्स थे जिन्होंने, मतलब मैं बता रहा हूँ, मुझे 2-2 3-3 पीरियड स्ट्रेट ये लोग पोम्स और सीधा सीधा स्पीचेस है ना रिपीट करवाते थे। 2-2 1.5 घंटा हो जाता था मुझे, मेरा गला थकता था और मेरी टीचर्स रिपीट करवाती थी। और मेरे ख्याल से उनकी ही बदौलत मेरा मेन इंटरेस्ट डेवलप हुआ पोइट्री की तरफ। क्योंकि जब मैंने उर्दू स्पीकिंग, मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू करी, तो मैंने इंग्लिश में शुरू करी थी। मेरी पहली स्पीच जो मैंने करी थी इंग्लिश में करी थी, और मुझे उसमें कोई फील नहीं आया। मैंने मतलब कोई चीज नहीं समझी कि मेरे दिल से ये चीज निकल रही है, या जो मैं डिलीवरी कर रहा हूँ उसका सामने वाले पे कोई इम्पैक्ट हो रहा है। मुझे ऐसा फील हुआ। फिर उसके बाद मैंने उर्दू लैंग्वेज को प्रेफर करना शुरू किया पब्लिक स्पीकिंग के लिए। उमैर जालियावाला साहब स्कूल ऑफ लीडरशिप जो है, मैंने वहां से काफी चीजें सीखने को मिली। और फिर मतलब ये जितने भी लोग बीच में आ रहे हैं समा मेरे साथ साथ है। फिर मेरे अब्बू ने मुझे उर्दू स्पीकिंग काफी 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 हेल्प किया उन्होंने मुझे। और फिर बस मेरा ये मोटिव था कि यार इस चीज को अब रिवाइव करना है, कि किसी को भी तो मैं ये बोलता था ना कि किताबें पढ़ने का जो आपको इंटरेस्ट था, वो आपको बचपन से ही था या वो फिर लेटर ऑन जाके जो है आप में आया है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल, मैं तो बचपन से किताबों से तो मैं भागता था बिल्कुल, डेफिनेटली। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था किताबों में। मेरी फैमिली में भी इतना किताबों का रुझान नहीं पाया जाता। मेरी अम्मी जरूर अफसाने और रिसाले पढ़ती थी, लेकिन वो भी एज सच, मतलब जब मैं बड़ा हुआ तब तक वो खत्म हो चुकी थी चीज किताबों का। ये उसके बाद मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली ये हुआ कि जब मैं और बड़ा हुआ तो मैंने रिसर्च पर्पस के लिए किताब पढ़ना शुरू करी, कि मतलब मुझे कोई टॉपिक निकालना है
कोई शेर ढूंढना है, किसी शायर के बारे में ढूंढना, तो मैंने थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में किताब पढ़ना शुरू करी जी। फिर मैंने अपने अब्बू को किताब लगते हुए देखा। मेरे अब्बू ऑथर हैं, मतलब हिस्ट्री ऑफ सीनियर सिख बरादरी की किताब है हमारी कम्युनिटी के ऊपर, मेरे अब्बू ने वो ऑथर करी है किताब पूरी। तो मैंने जब उस किताब को देखा, अब्बू को उसकी मेकिंग देखी, उसकी रिसर्च देखी, तो मुझे एहसास हुआ कि यार जो राइटर होता है ना वो ऐसे ही नहीं लिख देता। मतलब मेरे अब्बू ने कुछ साल 1.5 साल रिसर्च करी होगी उस किताब के ऊपर, लोगों से स्टोरीज कलेक्ट करी और फिर जाके पब्लिश करी वो किताब। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार जो मैं किताबें देखता हूँ शेल्फ पे, उसमें कम से कम महीनों, ज्यादा से ज्यादा सालों का काम, सालों की मेहनत शामिल होती है राइटर की। वो कोई हल्की चीज नहीं होगी। तो फिर मैंने इसी बेस पे लोगों से रिकमेंडेशंस लेना शुरू करी कि यार किताब कौन सी पढ़ें, कैसे देखें, मतलब जज कैसे करें किताब को। जी। और फिर मैंने कोई लाइफ चेंजिंग किताबें पढ़ी। कोई मैंने 3 से 4 ऐसी किताबें हैं जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट आप कह सकते हो, मैंने रिपीट पे पढ़ी हैं वो किताबें। आप अब मैंने बताएं उसमें कोई, कौन सी सॉरी, ऐसी किताबें हैं जो आपने पढ़ी? मैं चाहूंगा कि आप बताइए नाम, ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो पढ़ें उन किताबों को और वो भी कुछ सीखें, उनको भी सीख मिले। जी जी। सबसे पहले मैंने जो पढ़ी थी वो थी रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी साहब की है। और राइट। वो बहुत बेहतरीन राइटर हैं। और उसमें बेसिकली वो मिनी इकोनॉमिक्स कहते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल्स, अपनी इकोनॉमिक्स आपको मैनेज करना सिखाते हैं। और मेरे ख्याल से उस किताब ने मेरा बहुत पर्सपेक्टिव चेंज किया है, मेरी सोच उस किताब ने बहुत अफेक्ट करी है। पहली बार में नहीं आती समझ किताब, मतलब अगर आप बिल्कुल इनिशियल रीडर हो आपको नहीं समझ लगती, 2-3 दफा आप पढ़ोगे फिर आपको जाके पूरी जिस पूरा क्रक्स आता है आपके हाथ में। उसके बाद मैंने पढ़ी काइट रनर, 40 रूल्स ऑफ लव, ये मैंने 3 से 4 दफा पढ़ी हैं किताबें। और अच्छा। वो ये किताबें वो हैं जो मेरे ख्याल से आपका वाकई नजरिया बदलती हैं, कि आपको जो ये किताबें सिखाती हैं ना। मैंने एक जगह कोट पढ़ा था और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है कि जी, अ माइंड दैट इज स्ट्रेच्ड बाय एक्सपीरियंसेस कैन नेवर गो बैक टू इट्स ओल्ड डायमेंशंस। और किताबों में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना वो आपके दिल में बस जाता है। मेरी क्रिएटिव राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है, मतलब मेरी आंसर राइटिंग अगर मैं करने बैठूं एग्जाम्स में तो मैं थोड़ा कंपैरेटिवली अच्छा लिख लेता हूँ। और मैं इस चीज को क्रेडिट करता हूँ किताबों को, क्योंकि किताबों से मैंने वो वोकैबुलरी उठाई है कि उसकी वजह से मेरे जो आंसर्स हैं एग्जाम्स में, मतलब मैं आपको उसको कंपेयर कर रहा हूँ कि बुक रीडिंग कौन सी हमारे कोर्स की बुक रीडिंग नहीं, आउट ऑफ द कोर्स जो हम अफसाने पढ़े, स्टोरीज पढ़े, नॉवेल्स पढ़े, नॉवेल्स उन वगैरह, जी जी किताबों को यहाँ बिल्कुल। कंपेयर कर रहा हूँ कि उसकी वजह से जो मेरी आंसर राइटिंग एबिलिटी है वो शायद बहुत बड़ी है। मतलब अगर मुझे कोई टॉपिक दे दिया जाए तो मैं ज्यादा 10 मिनट 5 मिनट रुक जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ उस टॉपिक पे आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से ये जो एबिलिटी डेवलप हुई है वो किताबों से डेवलप हुई है। और अच्छा इसके अलावा अली, आप कहीं बैठ जाएं, कहीं अली आप मुझे ये बैठ जाएं बताइए आप। जी जी। कि ये जो आप किताबें पढ़ते हैं, मैं असल में जो भी दिमाग में मेरे सवाल आ रहा है मैं आपको उससे पूछता जा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कि आप किताबें कैसे पढ़ते हैं? वो जो डिजिटल बुक्स होती हैं, यानी कि जो नहीं इंटरनेट नहीं पे नहीं, आप आजकल तो पीडीएफ में आ जाती हैं, या ये आपका भी वही एक शौक है कि जी किताब लेके आनी है, खरीदनी है? किताब ये आप लेके दिखाइएगा आनी है, कौन सी। लेनी नहीं है फिर। ऑलराइट ऑलराइट, ये तो बहुत आपके पास किताबें हैं, बड़ा जखीरा है आपके किताब पास। आपने लेनी है और आपने देनी नहीं है। मतलब मैंने गलती करी है कि मैंने किताबें दी हैं, खैर वो वापसी नहीं मैं आती फिर चाहता वो हूँ कि आप ये किताब इंपॉर्टेंस आपको। बताएं लोगों को कि जो खरीद के किताब पढ़ के आप जो हाथ में किताब लेके उठा के पढ़ते हैं, उसका एक मजा अलग होता है। और वो जो आप पीडीएफ में पढ़ रहे होते हैं वो, मतलब उसमें हम मना नहीं कर रहे, आप पढ़ सकते हैं वो भी, बट उसका एक अलग अलग ही अपना वो एक, मैं समझता हूँ सर फील है। आप, एक तो फील अलग है, क्योंकि अगर मैं कहूँ ना कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुर्रवत को कुचल देते हैं आलात। वाह वाह, तो सही सर बात है। बुक से जो आपका ताल्लुक है ना, मेरे ख्याल से एक फिजिकल फॉर्म में जो किताब होती है वो और डिजिटल फॉर्म में किताब होती है बहुत डिफरेंट है। अब मैं जब किताबें पढ़ता हूँ तो मैं करता क्या हूँ सर, मैं अगर कोई बात होती है ना जो बहुत अच्छी लगी है तो अगर मैं आप देख सकें तो मैं इस तरह से हाईलाइट कर देता हूँ उस किताब में। हम्म। अब ये वो बात होती है जो किसी टॉपिक का क्रक्स है, उसका निचोड़ हम्म है पूरा, उसकी पूरी समरी है। अब हम्म जैसे ये इस किताब का नाम है हाउ टू बी अ बेटर लीडर। हम्म अब मैं जब मुझे कभी मैं फारिग हूं या मुझे टाइम मिले तो मैं पूरी किताब तो शायद ना पढूं बैठ के, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो पॉइंट्स हाईलाइटेड होते हैं जिन्होंने मेरी वाकई टेंशन ली होती है, कभी मैंने स्पीच लिखनी है, अब स्पीच का ताल्लुक लीडरशिप से है तो मैं किताब उठा लूंगा अपनी जाके, मैं जाके खोलूंगा, मैं हाईलाइटेड पॉइंट देखूंगा, मेरे पास पूरी की पूरी स्टोरी दिमाग में क्लिक हो जाएगी मेरे। तो मेरे राइट। ख्याल से आपको अपनी किताबें एज पोजेशन, आपका एसेट है ये, मतलब ये चीज आपने एक दफा सीख ली आपसे कुछ छीन नहीं सकता। अच्छा, मैंने आपसे ये जो सवाल किया वो इसलिए आपसे बात पूछी, मैंने इंडोर्समेंट चाही, क्योंकि मैं अगर कोई किताब पीडीएफ में पढ़ रहा होता हूँ ना, तो मैं, मेरे ख्याल है कोई 2-3 पेजेस पढ़ लूंगा।
लेकिन अगर मेरे पास वो फिजिकल फॉर्म में किताब होगी, क्योंकि मेरे खुद के कमरे में, मेरे अपने कमरे में कई किताबें हैं, मैं बहुत पढ़ता हूँ, और मुझे तो खैर बचपन से ही शौक रहा है किताबों का। मुझे याद है वो एक टाइम था जब हम नॉवेल्स खरीदते थे और इस तरीके की बुक्स खरीदते थे, स्टोरीज खरीदते थे। आज तो खैर फेसबुक है और दूसरी चीज़ें शुरू हो गई हैं, लेकिन ये कि मैं उस टाइम से किताबें पढ़ रहा हूँ। तो मैं जो आपको बता रहा था कि जो फिजिकल बुक मेरे पास होती है ना हाथ में, मैं आधी बुक पढ़ लूंगा वो, सही कह लेकिन रहे हैं। वो मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी। और बिल्कुल आपने सही बात की कि मेरे पास भी एक हाइलाइटर रहता है हमेशा, और एक पेन रहेगा, मैं हाईलाइट करता रहूंगा किसी भी पॉइंट को, और ऐसे ऐसे पॉइंट्स को भी कि जिसके अंदर कोई अच्छा जुमला लिखा हुआ है। और बल्कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक मरतबा मुझसे एक किताब ली, तो कहने लगी कि यार इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट बात ही नहीं लिखी थी जो तुमने हाईलाइट की है, तो इसमें ऐसा क्या पॉइंट है जो ये हाईलाइट हुआ है। तो मैंने उसको जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया तो उसने कहा अच्छा अच्छा ये इसके पीछे लॉजिक है। तो होता ये कि आप पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं जब आपके पास बुक होती है और जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं। समटाइम्स आपको आई साइड का भी मसला होता है, मुझे क्योंकि है मैं नहीं देख पाता स्क्रीन की तरफ, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं। या फिर उस इन्वायरमेंट के अंदर भी आप किताब पढ़ सकते हैं। मतलब नॉर्मली जब भी मैं किताब पढ़ता हूँ अली, तो ऐसा होता है मैं रात को पढ़ता हूँ और रोशनी तकरीबन किताब की तरफ ही होगी, या एक चाय की प्याली मेरे पास रखी होगी, और मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ, तो हम इन चीजों से दूर होते हैं, तो इसलिए फिर मजा नहीं आता। अब आप एक पीडीएफ पे किताब पढ़ें, वो ठीक है, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे खुशी हुई कि आप भी बिल्कुल ऐसे ही इस चीज को फॉलो करते हैं। अब आते हैं इस एक दूसरी चीज के जाने अली, के शायरी की तरफ। आप चूंकि शायरी भी पढ़ते रहे, तो मैं एक बड़ा ऑन लाइटर नोट सवाल करूंगा कि शायरी की तरफ कहते हैं वो आता है जो कुछ एक्सपीरियंस कर चुका होता है, या तो अच्छा या बुरा। नॉर्मली कहते हैं कि आपको किसी गम से गुजरना पड़ता है तो आप शायरी की तरफ आते हैं, तो कहीं अली के साथ तो ऐसा नहीं होता। पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात ये कि शायरी का रुझान आपका बिल्कुल कैसे हुआ, बल्कि दूसरा सवाल मैं बाद में करूंगा, पहले इसका जवाब दे लेता हूँ। सर आपने बहुत अच्छा किया है, सवाल किया आपने, क्योंकि अक्सर जब मैं शायरी पढ़ता हूँ या मैं कुछ खुद पढ़ रहा हूँ या मैं रिसाइट कर रहा हूँ, मेरी आदत है मैं घर में ना बच्चों को पकड़ के भी अक्सर रिसाइट कर रहा होता हूँ। तो शुरू शुरू में मेरे भी घर वालों को था कि क्या तुम आशिक मजनू बन गए हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि शायरी सिर्फ कोई दिल दुखा हुआ है जिसका वो, या कोई डिप्रेस्ड बंदा है, या कोई मतलब जी। खुद नशे में बंदा कर रहा है, ये गलत है बिल्कुल। दानिशमंद जो है वो एग्री करेंगे कि किसी भी जबान का अगर आपने क्वालिटी देखनी है, उसकी क्रीम देखनी है, उस जबान की क्रीम का है, वो उसकी आप शायरी में देख सकते हैं। उसके नसर में भी नहीं मिलेगा जितनी आपको उसकी शायरी में मिलेगी ये चीज। तो मैं सर शायरी के लिए शायरी से इसलिए भी अट्रैक्ट हुआ कि सर जो मौके होते हैं उसकी फीलिंग्स बहुत अच्छी तरह शायरी बयान करती है। किसी शायर ने लिखा था कि जी सुकून मिलता है दो लफ्ज कागज पर उतार कर, सुकून मिलता है दो लफ्ज कागज पर उतार कर, चीख भी लेता हूं और आवाज भी नहीं आती। वाह। तो मेरा स्लोली बहुत मतलब मैंने जो जिस तरह से शायरी पढ़ना शुरू करी, मैंने शायरी पहले फिजिकल फॉर्म में नहीं पढ़ी। एक वेबसाइट है राइट। जो मतलब व्यूअर्स को भी जानना चाहिए, रेख्ता.org, ये इंडिया की बिल्कुल। वेबसाइट है। और वो इतनी बेहतरीन वेबसाइट है, इतना बेहतरीन वो काम कर रहे हैं कि आपको शायरी लिखी हुई होगी, आपको वर्ड समझ नहीं है, आपने वर्ड पे क्लिक करना है, आपको हिंदी में, उर्दू में, अक्सर बिल्कुल। बंगाली में भी लिखा हुआ होता है मीनिंग, फिर आप साउंड पे क्लिक करें, आपको उसका तलफ्फुज भी बताएंगे वो। बल्कि अली मैं ये कहूंगा कि पूरी दुनिया है उस पे, यानी पूरी दुनिया, बाकी हर आपको शायर की पोइट्री है। आपको मिर्जा गालिब मिल जाएंगे, आपको मीर तकी मीर मिल जाएंगे, वहाँ आपको जॉन इलिया मिल जाएंगे, आपको जनाब यानी तमाम अफसाने निगार और ड्रामे और एवरीथिंग, मतलब ह्यूज वेबसाइट है। मैं आप बिल्कुल आपने सही याद दिलाया, तवज्जो दिलाई कि ये लोग अगर पढ़ें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं वहाँ से। पूरा लिटरेचर मेरा ख्याल है कि वहाँ पे मौजूद है, ऐसे तो ही। अगर मैं कहूँ ना कि मतलब मैं इस तरफ रुझान बढ़ा है, तो शुरू शुरू में जब मैं पढ़ता तो अपने अम्मी अबू से मैं समझता था, फिर मैं हम्म। टीचर्स तक मैंने मतलब, क्योंकि मेरा पास कोई कोर्स तो था नहीं पोइट्री का। हम्म। तो कॉलेज में और स्कूल में जब मैं था तो मैं टीचर्स के बाद ना अलग से जाता था कि मैम इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, साज सलासत का मतलब क्या है, क्योंकि जाहिर है मैं एक छोटा था, मुझे रसाई नहीं थी इन चीजों की, और उस वक्त तो इंटरनेट की भी शायद इतनी फैसिलिटी नहीं थी, रेख्ता थी नहीं थी मुझे नहीं पता उस वक्त। तो मैंने उस वक्त शायरी पढ़ना शुरू करी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्ड्स, जो चीजें आप शायरी में बयान कर सकते हैं वो लेमैन भी कर सकता है। मतलब आप जो बात कहें मैं कहूँ सेम हो, आप नॉर्मल वर्ड्स में कह दें और मैं उसको उर्दू के शायराना अल्फाज में रैप करके दे दूं, तो शायद मेरी बात का ज्यादा इफेक्ट होगा, मेरी बात का सामने वाले पे ज्यादा इफेक्ट होगा। सही। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बात ये कि मैं कुछ रोज पहले ही बल्कि ये पढ़ रहा था कि आपने शायद नाम सुना हो
रऊफ पारिक साहब एक प्रोफेसर हैं और कराची यूनिवर्सिटी में ही होते हैं। आई एम नॉट श्योर कि मैं उनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। आप यकीन करें अली, मैंने उनके आर्टिकल्स पढ़े जंग में, उनके आते हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी स्टडीज़ उसके अंदर जो हैं उर्दू को लेके, वो उर्दू पे बहुत काम कर रहे हैं और उन्होंने मेरे ख्याल PhD हैं वो उर्दू में। उनकी इस कदर रिसर्च है, इस कदर रिसर्च है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल, कि कौन सा लफ्ज़ क्या है, किस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ क्या है, सही तलफ़ुज़ क्या है, उन्होंने पूरी एक उर्दू, मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। ऐसे ऐसे जुमले जो हम बोल रहे होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अल्फाज जो हम बोल रहे होते हैं, वो बिल्कुल हम कह जाते हैं, या गलतुल आम वो जिसे कहते हैं मशहूर हुए होते हैं, एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो बोले चले जा रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने उस तरफ तवज्जो उसमें दिलाई, तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मुझे ये ख्याल आया मेरे दिमाग में कि जब हम MBA कर रहे थे या जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हम अपना रिसर्च पर, हमारा जो थीसिस होता है, हम डिफरेंट टॉपिक्स पे कर रहे होते हैं। हम मार्केटिंग को लेके कर रहे हैं, हम फाइनेंस को लेके कर रहे हैं, हम पता नहीं, लेकिन मैं उनका काम देख रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ये तो वो एरिया जो बिल्कुल इग्नोर्ड हुआ हुआ है, जिस पे रिसर्च देखी ही नहीं हमने। यानी उन्होंने मैं चाहूँगा बल्कि अपने तमाम सुनने वालों को कि वो रऊफ पारिक साहब की जो आर्टिकल्स हैं जो जंग में छपते हैं वो ज़रूर पढ़ें, वहाँ से आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। मेरे पास बल्कि अभी वो काम होता तो मैं आपको बताता दिखाता भी कि उन्होंने कितना उसके अंदर एडिशन किया है। अच्छा, शायरी के हवाले से मुझे ये बताएं कि आप कैसी शायरी पढ़ते हैं? मोटिवेशनल शायरी पढ़ते हैं क्योंकि आप स्पीकर भी हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं, या आप जो है वो दूसरी किस्म की शायरी भी पढ़ते हैं? व्हाट डू यू नॉर्मली रीड? अच्छा, मैंने स्टार्ट जब किया था तो मैं स्पीचेस करता था, शुरू में पब्लिक स्पीकिंग करता था अपने स्कूल में। तो जाहिर है उस वक्त मैंने जो स्टार्टिंग ली बिल्कुल वो मैंने ह्यूमरस स्पीचेस से स्टार्टिंग ली, मज़ाहिया स्पीचेस, राइट। मज़ाहिया तकरीरों से। तो वही जो नॉर्मल मैसेजेस पे शायरियाँ फॉरवर्ड हो रही होती थी, उसको कुछ जो सही लेवल की हो, सही मायार की हो, उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। सही है। और स्लोली स्लोली मुझे हुआ कि यार ये चीज़ मज़े की है। हम्म। तो जब मैंने सीरियस स्पीचेस करना शुरू करी, जैसे 14 अगस्त पे, 6 हम्म। सितंबर पे, 23 मार्च पे, तब फिर मैंने और थोड़े थोड़े सीरियस शेयर उठाना शुरू करे हम्म। कि दश्त तो दश्त हैं, हम दरिया भी ना छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दोहरा दिए घोड़े हमने। तो फिर मुझे हुआ कि नहीं यार, सीरियस शायरी भी जो है वो कोई रोंगटे खड़े कर देती है इंसान की। और इसी तरह से मैंने हर फेस पे, मतलब मेरा ये मानना है थोड़ा सा कि जबान और जिंदगी का बहुत गहरा रिश्ता होता है। कि आपकी लाइफ में जो फेस चल रही होता है ना, आपकी लाइफ के लिए कलेक्टिवली पूरी कंट्री की जो फेस चल रहा होगा ना, हम्म। जबान उस तरह से ढल जाएगी। हम्म। आप उठा के देख लें, प्री पार्टीशन, प्री पार्टीशन किस तरह की शायरियां जो बहुत ज्यादा मशहूर हुई, जो हमारे सामने काफी आती हैं, बोल किला बजाद हैं तेरे, हम्म। आपने जरूर पढ़ी होगी। हम्म। उसके बाद सितारों से आगे जहां और भी हैं, बिल्कुल जब पार्टीशन होने वाला था, मुसलमान थोड़े से डाउन थे, या पाकिस्तानी डाउन थे मैं कहूंगा, अल्लामा इकबाल ने क्या पब्लिश किया, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, कनात न कर आलम रंगो ऊपर, कि तेरे हम्म। सामने आसमां और भी हैं। हम्म। तो बिल्कुल। मेरे मूड मूड पे होता है, मतलब मैंने ये चीज, ये जो शेर मैंने पढ़ा है, ये मेरा थोड़ा सा एक फेवरेट टाइप का रहा है कि मुझे जब कोई कामयाबी मिली है तो मैंने दिल में एटलीस्ट ये पढ़ा है। अगर मतलब मुझे बोलने का मौका नहीं मिला तो मैंने दिल में जरूर पढ़ा है कि भाई यदि भाई कामयाब हो गए हो, लेकिन हम्म। एंड नहीं है ये। या अगर कुछ नाकामी मिली है, किसी में फेल हो गया हूं मैं, तब भी मैंने अपने दिल में एक शेर पढ़ा है। तो मेरी हम्म। ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है ना, मेरा कोई मतलब वो वाला हाल है कि मैं सिर्फ दर्द भरी पोइट्री पढ़ रहा हूँ। वो मैंने पढ़ना इसलिए शुरू करी कि जब मतलब मैंने महफिल में बैठ के किसी शायरी पढ़ना शुरू करी, तो मैंने ये देखा कि मौके के हिसाब से शायरी करना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल की ये कहा जाता है यूजली कि वी आर अ जनरेशन ऑफ ब्रोकन पीपल एंड ब्रोकन हार्ट्स। हर किसी का दिल टूटा हुआ है, 11 साल के बच्चे का भी दिल टूटा हुआ है। तो उस मामले में शायद मोहब्बत से रिलेटेड, दिल दुखाने से रिलेटेड जो पोइट्री है वो काफी लोगों को पसंद आती है, उसके वर्ड्स काफी लोगों को टची लगते हैं। तो वही डिमांड लीड्स टू सप्लाई, जो लोगों को पसंद आता है मैं वो पढ़ता हूँ, फिर मतलब उनके लिए पढ़ता हूँ। लेकिन अपने लिए मेरे ख्याल से अगर इंसान मोटिवेशनल और पॉजिटिव पोइट्री पढ़ना शुरू करे तो उसकी सोच, उसकी जहनियत पे, मतलब जो मेंटली कहते हैं ना, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ, आप हम्म। पॉजिटिव पोइट्री पढ़ना शुरू करें। और और अली मैं मेरे ये ख्याल भी से कहूँगा कि क्रिएटिव और इनोवेटिव होना पड़ता है। ये जो हम समझते हैं ना कि शायरी बस हो गई है, हवा में हो गई ऐसी, या कोई बात किताब में कह दी गई, उसके लिए यू हैव टू बी वेरी मच क्रिएटिव, यू हैव टू बी इनोवेटिव। आपको बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है। दिस वर्ड इज समथिंग
आपने जो बात कही थी शुरू में कि पीस ऑफ पेपर जब आप लिख देते हैं, आपने शेर पढ़ा, तो वो आपके तमाम जज्बात जो हैं वो एक कागज के टुकड़े पे आ गए। और यही कहते हैं, साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर आप कुछ फील कर रहे हैं, अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, या आप में पेसिमिज्म है, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि डायरेक्शन क्या है, किस तरफ आपने जाना है, तो आप वो लिखना शुरू कर दें। जब आप लिखना शुरू कर देते हैं तो आपकी जितनी नेगेटिविटीज होती हैं, जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो उस पीस ऑफ पेपर पे आ जाती हैं। और फिर आप अपने जज्बात या अपने एहसास कि अगर आप शायरी की फॉर्म में भी नहीं लिख रहे, आप नसर की फॉर्म में लिख रहे हैं, या आप कुछ भी लिख रहे हैं, आप लिखना शुरू कर दें। तो बताने का यहाँ मकसद ये है कि राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने ना अल्लामा इकबाल को अभी पढ़ा है, ना हमने गालिब को सही से पढ़ा है। यानी अगर आप मोटिवेशनल शायरी की बात करें, हमने इकबाल को कहाँ पढ़ा, क्योंकि हमें समझ नहीं आती। वही वाली बात आ जाती है फिर कि हम उर्दू से दूर हैं, क्योंकि हमें हमारी उर्दू अभी उतनी उस लेवल की है ही नहीं, तो हम उस तरफ जाते भी नहीं है। लेकिन वही वाली बात कि अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप बिल्कुल उस जाने भी जाएंगे और उसको देखेंगे। अच्छा ये बताएं कि आप ट्रैवलिंग भी करते हैं, और ट्रैवलिंग का भी आपको शौक रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आदमी किताब पढ़ता है, अगर कोई आदमी शायरी करता है, अगर कोई आदमी उर्दू ज़बान के लिए बात करता है, और यानी कि अपने नेशनल एसेट्स को बड़ा ओन करता है, किताब को भी ओन कर रहा है, लिटरेचर को भी लेके चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा आदमी मैं समझता हूँ बहुत क्रिएटिव भी होता है, इनोवेटिव भी होता है। कोई भी शख्स जो और और सबसे बढ़कर वो एक आर्टिस्ट होता है। क्योंकि अगर हम ये डेफिनेशन निकालने की कोशिश करें कि आर्ट क्या है, तो आर्ट इज बेसिकली ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब वो एक्सप्रेस आप कैसे कर रहे हैं? आप गायकी के थ्रू भी कर रहे हैं, आप शायरी के थ्रू भी कर रहे हैं, आप लिखाई के थ्रू भी कर रहे हैं, आप ट्रेवलिंग के थ्रू भी कर रहे हैं। क्योंकि नेचर स्पीक्स, ये आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं, या वो लोग बहुत बेहतर समझ सकते हैं जो ट्रेवलिंग करते हैं, कि दरख्त भी बात करता है। ये बड़ी एक अजीब सी बात लगेगी, मैं फलसफाई में कोई फलसफाना बात नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा गहराई में उतरना पड़ता है। दरख्त, पौधे, आपने डिफरेंट मनाजिर देखे, आप गए, वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करें कि वहां आपने क्या देखा, और कैसे आप एनकरेज करेंगे लोगों को कि वो भी अपनी जिंदगी में ट्रैवलिंग लेके आए। क्योंकि अगर आप ट्रैवल करते हैं, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, तो चीजें आप पे एक्सपोज होती हैं, आप इन्वायरमेंट में खुलते हैं, आपको और सीखने को मिलता है, और मजीद आपके दिमाग में वो चीजें आ रही। और अगर आप फिर रीडर भी हैं तो आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, क्योंकि जो कुछ आपने पढ़ा था, किताब में एक्सपीरियंस किया था, वही आपने आगे भी एक्सपीरियंस कर लिया। और यही हम किताबों में देखते हैं, इतने सफरनामे होते हैं जिसमें दूसरे का एक्सपीरियंस जो है वो आप एक किताब से पढ़ के अपने अंदर पूरा जज्ब कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे अली अपने उस ट्रैवलिंग के पैशन के हवाले से जो आप में है? बिल्कुल एहसन साहब, मैं इस टॉपिक को ना 3-4 टॉपिक से कनेक्ट करूंगा। मतलब रीडिंग मैं जो मोस्टली करता हूँ, मैं ट्रैवलिंग के दौरान करता हूँ। मैं ट्रैवलिंग को कनेक्ट करूंगा पेरेंट्स से, कि उनको अपने जी। बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करें, उस चीज से, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर से, और ये कितना जरूरी है। सर इब्ने बतूता का एक कोट है, वो कहते हैं कि जी ट्रैवलिंग इट फर्स्ट लीव्स यू स्पीचलेस, आपको बिल्कुल चुप बुट छोड़ देती है, एंड देन इट टर्न्स यू इनटू अ स्टोरी टेलर। वाओ। तो सर ट्रैवलिंग की जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं नहीं मानता, मैं बेशक बोल रहा हूँ किताबें पढ़ो, शायरी पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, लेकिन सर जो ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है वो आपको कोई किताब नहीं दे सकती, आपको कोई उस्ताद नहीं दे सकता, आपको दुनिया का कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता। सर मैं 9th क्लास में था, 9th क्लास में थे हम, और मैं और मेरे 6 दोस्त, हम लोग पहली दफा पाकिस्तान टूर पे गए थे। सही हम है। लोग अकेले गए थे, हम लोग गए ज्यादा से ज्यादा मरी तक थे, लेकिन सर वो जो टूर था, वो जो एक्सपीरियंस था, हम लोगों को वो आज तक नहीं मिलता। हम लोग पहली दफा गए, बड़े धोखे खाए हमने, होटल वालों के हाथ धोखे खाए, गाड़ी वालों के हाथ धोखे खाए, ट्रेनों में धोखे खाए हमने, करते करते सर हम लोग आज 2020 है, मैं मतलब कहूँ तो 4 या 5 साल से ज्यादा हो चुका है हमें ट्रैवल करते हुए इस तरह से अकेले। मतलब पहली दफा जब हम गए तो बकायदा डिटेल्ड प्लानिंग हुई, हमने एक एक चीज सफे पे लिखी कि यहाँ जाना है और यहाँ जाना है, और फिर एंड हमारा इस तरह से हुआ कि एक दफा मैं 2 बजे टिकट लेने गया रात के, कि यार सुबह 6 बजे सवार जा रहे हैं, चलो। तो आपकी जो ट्रैवलिंग है, अब हमारे माँ बाप को ये समझना चाहिए, मेरे माँ बाप का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझ पर सबसे पहले ट्रस्ट किया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि भाई तुम जाओ ना, तुम करो, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ अकेले दोस्तों के साथ, तुम्हें क्यों डर लग रहा है। भरोसा किया कि मैं वो गलत हरकत नहीं करूंगा। मुझे समझाया, मेरे बड़े भाइयों ने मुझे समझाया कि देखो हमारी नजर में तुम हमारे 6 बच्चे हो, दुनिया की नजर में तुम 6 क्या हो, तुम लोगों को दुनिया सही नहीं समझेगी, तुम लोगों को अपने आप को भी संभल के चलना है। तो जो एक्सपोजर, जो लर्निंग हम 6 दोस्तों को, और उसके बाद हम बढ़ते गए,
उन लोगों को जो मिली है मेरे ख्याल से सर बहुत कम लोग हैं जिन लोगों ने ये चीज सीखी होगी अगर उन्होंने ट्रैवल अकेले नहीं किया। आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी आती है, आपको वो निगोशिएशन करने की टेक्निक आती है कि आपने किससे बचना है, किस रास्ते पे जाना है। हमारे साथ ये भी हुआ है कि हम जा रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग हो गई है, 3-3 घंटे तक फंसे हुए हैं। सबसे लेटेस्ट टूर जो था हमारा, उसमें मैं देवसाई में सर 3 दिन फंसा हूं। गाड़ी खराब हो गई थी, वहां ब्राउन बेयर्स वगैरह होते हैं, 3 रातें हम वहां फंसे हैं। टक के बिस्किट खाते थे, इतना बड़ा गला हो गया हमारा वहां पे। सबर सीखा। लड़ाइयां भी हुई हैं, जाहिर है लड़ाइयां हुई हैं, गुस्से आए हैं आपस में, लेकिन आपको कंट्रोल करना आया, आपको कॉम्प्रोमाइज करना आया। अब नॉर्मल डेज में मतलब ट्रेन में ना हम लोग गए तो अभी सबसे लेटेस्ट जो हम गए तो कुछ सीट थी जो आगे थी अच्छे कंपार्टमेंट में, और एंड में कुछ दोस्तों ने ज्वाइन किया, उनकी इकॉनमी में थी, उनको भी नहीं छोड़ सकते थे। तो हम लोग जो नहीं होता ट्रेन का जमीन होती है उस पे सारे बैठ गए कि यार बैठेंगे सारे, 2 साल बैठेंगे। शुरू में तो मैं भी नहीं बैठ रहा था, बैठा, कॉम्प्रोमाइज सीखा, थोड़ा अपने आप को नीचा, आपने अपने अपनी किस ईगो को चीज मारना में सीखा। आपने सीखी, मतलब कॉम्प्रोमाइज सीखा, पेशेंस सीखा, एंगर मैनेजमेंट सीखी, यानी ट्रैवलिंग से आपने वाकई में, वो कहते हैं ना कि अगर किसी का गुस्सा देखना है, अगर ये देखना चाहते हो कोई आपसे कितनी मोहब्बत कैसा है करता वो है, तो आप इंसान। उसके साथ ट्रैवल करके देखो, सफर करके देखो, आपको पता लगेगा कि आपके साथ वो सफर कर रहा है या सफर कर रहा है, इंग्लिश वाला। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे आपको सबक मिल रहे होते हैं ट्रैवलिंग के थ्रू। अच्छा, मैं एक बात अली आपसे मुझे अभी याद आई और मैं कहना चाहूंगा ये कि अभी हम जैसे शायरी की बात कर रहे थे, उर्दू की बात कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है इन अ वे कि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में मैंने देखा, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मुशायरे हो रहे हैं, मुशायरे हुए हैं, पहले तो होते थे, अब होना शुरू हो गए, ट्रेंड में आ गए, क्योंकि कुछ ऐसे नाम भी हमारे सामने आए हैं शुरा कराम के, जो कि नौजवान हैं और उनको बड़ा फॉलो भी किया जाता है, और मैं खुद भी उनकी शायरियाँ सुनता हूँ, उनको देखा है। तो आपको नहीं लगता कि ये, अच्छा, उनको देख के फिर लोगों ने उस चीज़ को अडॉप्ट भी किया है, और अब ये चूंकि ऐप शुरू हो गई, टिकटॉक और ये तमाम चीज़ें, इंस्टाग्राम वगैरह, तो वहाँ से भी अब मैंने ये देखा, मैंने रुझान देखा लोगों का कि थोड़ा सा चेंज हुआ है। यानी अब ना चाहते हुए भी अगर कोई बंदा शायद इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा किताब में, लेकिन वो फिर भी वो पोस्ट शेयर कर रहा होता है, वो कोई शेयर उसको क्लिक कर गया। और क्योंकि यहाँ तो ऐसा भी है ना सिलसिला कि बहुत लोगों के पास टाइम नहीं है किताब पढ़ने का, तो वो क्या करते हैं, वो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, उन्होंने कुछ पेजेस लाइक किए हुए, और उनको एटलीस्ट, मैं इस चीज को देख के थोड़ा खुश हो जाता हूँ कि चलो कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहे हैं, चाहे फेसबुक के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता, मैंने ये देखा कि टिकटॉक्स वगैरह जो ये होते हैं उसके अंदर ऐसे वीडियोस थी जिसके अंदर कुछ अशार और ये तमाम चीजें और उर्दू की तजवीज के हवाले से कुछ बात की गई। आपको लगता है कि ये ट्रेंड अब शुरू हुआ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तकरीबन 5 या 6 साल आप उठा लें तो जो एमयूएन्स वगैरह होते हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, उसमें कवालियों का रुझान बढ़ा, तो बहुत बड़ा। कवालियां हुई, मुशायरे हुए, फिर पोइट्री कॉम्पिटिशन होना शुरू हुए। मतलब मैं एक पोइट्री कॉम्पिटिशन में मैंने हिस्सा लिया केजीएस में, कराची ग्रामर स्कूल, जो मेरे ख्याल से कराची क्रीम समझी जाती है इंग्लिश बोलने के लिए और उर्दू अवॉइड करने के लिए, मेरे ख्याल से। वहां पर जी। मुशायरा कराया गया, वहां पर पोइट्री कॉम्पिटिशन कराया गया। तो सर डेफिनेटली रुझान बढ़ रहा है। और चाहे वो टिकटॉक के जरिए हो, चाहे वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पर जो छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोज आ रही हैं सर, वो लोगों को टारगेट कर रही हैं। मैंने आपको कहा ना, वी आर अ जनरेशन ऑफ ब्रोकन पीपल एंड ब्रोकन हार्ट्स। वो या। यूजली आपको दिल बर्दाश्ता पोइट्री मिलेगी, लेकिन वो बेहतरीन पोइट्री है। मैं कहता हूँ लोगों को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं वो। तो बहुत अच्छा मीडियम है। मैंने खुद इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट स्टार्ट किया, अलीजे मांगा के नाम से ही। मैं करता क्या हूँ, मैं वो पोइट्री उठाता हूँ जो कॉमन मैन के लिए समझना आसान है। साथ में मैं सबटाइटल डालता हूँ नीचे, और तलफ्फुज ऐसा रखता हूँ कि सामने वाला समझ जाए। तो उससे मैंने खुद ये देखा कि मेरे आसपास के दोस्त, मेरे रिश्तेदार, उन लोगों को वो चीज बहुत पसंद आ रही है, और वो लोग कनेक्ट हो रहे हैं उर्दू लैंग्वेज से, उर्दू पोइट्री से। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रुझान बढ़ रहा है। और अब हमें इसका ध्यान रखना है, हाँ, हमें इसको कंट्रोल करके आगे लेके जाना है इस चीज को। यानी जो किताब नहीं और पढ़ रहा था वो वीडियो देख रहा है और उर्दू उस सही तक है ना पहुंच सर, रही है। मीडियम उर्दू तो वही है ना, मीडियम नया है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज हो रही है ये, और इस चीज को पॉजिटिवली लेना चाहिए। और जो नए शोरा का आपने नाम, जैसे शोरा का मेंशन किया, अली जरियन साहब हैं, यसरा रिजवी हैं, मौजम अली खान साहब एक्टर भी हैं वो, लेकिन उनका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है। तो जिस तरह से वो शायरी रिसाइट करते हैं, मैं खुद बहुत फैन हूँ उनका। तो इन लोगों को अगर फॉलो करें तो हम अपनी जबान से जरूर कनेक्ट होंगे सर।
और जो एक लोग कहते हैं एग्जाइटी है हमें, हमें डिप्रेशन है, या हम अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर सकते, तो अगर वो शायद पोइट्री पढ़ें और वो रेलेवेंट पीसेस पे लैंड करें, तो मेरे ख्याल से वो अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने अंदर की जो एग्जाइटी है उसको भी खत्म कर सकते हैं, खत्म नहीं तो कुछ लेवल तक कम कर सकते हैं। अली, उर्दू में आपने किसकी ज्यादा किताबें पढ़ी हैं, नॉवेल्स पढ़े अगर मैं, क्योंकि बहुत लोग सुन रहे हैं, तो कोई ऐसा नाम जो आपको बड़ा अट्रैक्ट किया हो कि भाई मैं इनकी किताब जरूर पढ़ता हूँ या इनका नॉवल मैंने जरूर पढ़ा है, और ऑनेस्टली ऐसा ऐसी सर कोई शायर जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे ऑनेस्टली इतना टाइम नहीं मिला कि मैं नॉवल पढ़ सकूं। मैंने पीरे कामिल ली थी और फिर वो पीरे कामिल चली गई कहीं। पीरे कामिल की मैंने बहुत तारीफ सुनी है, मुझे पढ़नी है, बस मुझे यही है कि हम्म। मेरी अब ये वाली अटेम्प्ट खत्म हो एग्जाम की तो मैं पीरे कामिल शुरू करूं। शायरों में अलामा इकबाल फेवरेट, अगर आप उनकी शायरी पढ़ें तो ये किताब है शिकवा जवाब शिकवा, और ये इतनी बेहतरीन किताब है, इसमें शेर लिखा हुआ है, शेर के माने लिखे हुए हैं, शेर की तशरीह लिखी हुई है, और फिर शेर का कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है सब कि कुछ इसमें लिखा जैसे एक हुआ है। शेर है ना, कुव्वते हम्म। बाजू है मुस्लिम ने करा नाम तेरा, उसकी बैकग्राउंड लिखी हुई है कि हजरत उस्मान ने मुसलमानों की पहली नेवल फ्लीट बनाई थी और फिर जाके समंदरों पे कब्जा किया था, तो उससे रिलेट करके अलामा इकबाल ने शेर लिखा था यहाँ पे कि कुव्वते बाजू है मुस्लिम ने करा नाम तेरा। बाकी अगर स्टोरीज में कहें तो मैंने नॉवल नहीं, मैंने स्टोरीज वगैरह पढ़ी है, मैंने अफसाने पढ़े हैं, वो है मंटो साहब के बगैर इजाजत नाम की ये किताब है। मेरे पास और भी किताबें हैं मंटो साहब की, और बहुत बेहतरीन उर्दू जबान का, काफी बोल्ड लिखते हैं ये, कि हम्म। अगर कोई पढ़े तो शायद उनको फहाश, जैसे उस जमाने में तो इनको फहाश कहा गया था, लेकिन काफी बोल्ड और एक कड़वा सच बोलते हैं ये। हकाइक पे बात मबनी चीज है। बात वही होती है लेकिन बात कड़वी होती है थोड़ी। तो काफी अच्छा लिखा है इन्होंने। पोइट्री में अलामा इकबाल हो गए, जॉन एलिया, मतलब मेरे ख्याल से जॉन एलिया साहब को पढ़ना और फिर रिसाइट करना उनको बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जॉन एलिया साहब जो लिखते हैं, मतलब जैसे बाकी शायर है ना वो अपने लवर को ऊपर रखते हैं, लवर यहाँ पे होता है। जैसे अहमद फराज साहब है, अहमद फराज साहब की किताब है, बेहतरीन किताब है ये। इनकी एक पोइट्री है, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, जी चलो जी उसके शहर में जी, ठहर के, मेरी किसने नहीं फेवरेट सुना है, पोइट्री है। हाँ। अब इन्होंने लवर को कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे। जॉन एलिया साहब लवर को नीचे रखते हैं कि बहुत मैं करीब आ आपसे, रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। जी जी जी, मैं आपसे बल्कि ये शेयर करना चाहूँगा कि जैसे आपने किताबों की बात की, तो आई वुड लाइक टू शेयर माय फेवरेट राइटर्स टू, ताकि जो सुन रहे हैं उनको ये बात पहुँचे। मैंने हाशिम नदवी साहब की बड़ी किताबें पढ़ी हैं, और बहुत मशहूर राइटर हैं उन्होंने। मतलब इतनी कोई मैंने उनकी बचपन का दिसंबर और परीज़ाद और इस तरीके की किताबें उनकी, मेरे ख्याल है अब मैं अब्दुल कादिर हूँ भी, या अब्दुल्ला मेरे ख्याल है उनका लिखा हुआ नावल है। और ऐसे कई नावल हैं जिसके ऊपर फिर ड्रामा जो है, वो ड्रामा हमारी इंडस्ट्री ने काम किया है उसमें। और शायरी की जहाँ तक आपने बात की, तो बिल्कुल अल्लामा इकबाल तो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं जी। और मिर्ज़ा गालिब हैं, और अगर आप अभी की बात करें तो इस वक्त तो मैं समझ रहा हूँ, मैं क्योंकि देखता हूँ, आपने भी देखा होगा, जॉन इलिया साहब के काफ़ी अशार जो हैं वो सुनने में आते हैं, और पोस्ट वगैरह उसकी काफ़ी आ रही होती है, और लोग उनको सुन भी रहे होते हैं, और एक मैं नौजवान नस्ल मैंने देखी है कि उनको पसंद भी कर रही है, और उनके काम को अब सराहा जा रहा है, अब समझा जा रहा है। यकीनन वो एक सदी का नाम है। और आपने जो ये बात कही कि अहमद फराज साहब की आपने जैसे बात की कि वो यहाँ रखते हैं, और जॉन इलिया, क्योंकि अपना एक किसी भी राइटर का, किसी भी मुसन्निफ का, या समझ लीजिए कि क्या कहते हैं इसे, अफसाना निगार का अपना एक नज़रिया होता है, अपना एक तरीका होता है लिखने का। तो जॉन साहब का अपना एक कॉन्टेक्स्ट था लिखने का। उनको उनकी उनकी शायरी में एक एटीट्यूड, एक तेवर, और एक जनाब एक एक करख्तगी और दुरुस्तगी भी दिखती है, और फिर अचानक वो बहुत सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो वो एक अलग दुनिया है जी, और उसको समझने के लिए आपको बड़ा गहराइयों में उतरना पड़ता है। और अली, आपके साथ यकीन करें इतनी बातें अभी हुई हैं, और मैं जब घड़ी की जानिब देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अभी तो शुरू हुआ था, ये अभी 3:18 कैसे हो गए। तो अ, क्या आखिर में ये आप लोगों को पैगाम देंगे, सुनने वालों को, या मैसेज देंगे कि वो कैसे अपने आप को इस चीज़ की तरफ लेके आएँ, उर्दू की तरफ लाएँ, सकाफ़त की तरफ लाएँ, तहज़ीब की तरफ लाएँ, शायरी की तरफ लाएँ, बुक्स की तरफ लाएँ, और उस्ताद की अहमियत की तरफ लाएँ? कैसे, क्या करें वो? क्या मैसेज है आपका आखिर में? बिल्कुल सर, मैंने दो चीजें सोची थी कि जो व्यूअर्स हैं उनको बताया जाए। मैं एक
छोटा सा पीस आपको सुनाऊंगा मैं, मतलब उर्दू का बैकग्राउंड समझाना चाह रहा हूँ लोगों को कि उर्दू क्या है। उर्दू सिर्फ श्योर, मुश्किल अल्फाज नहीं है, बिल्कुल। हैवी उर्दू उर्दू नहीं है, सिर्फ वो नहीं है उर्दू। छोटा सा पीस सुनाऊंगा हम्म। आपको भी, सर कोई किसी वर्ड का मतलब ना समझ आए, आपने मुझे टोकना है कि इसका मतलब क्या है। बिल्कुल सही है। सर एक मकान में, एक मकान के एक कमरे में एक गोरा चिट्टा आदमी और एक नन्हा मुन्ना बच्चा नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने से पहले वो एक बाल्टी पानी से नहा लिए। नाश्ते के बाद आदमी उठा, चिक हटाई, संदूक खोला, पिस्तौल निकाली, दीवार पे टंगी बंदूक ली और चल गया। नन्हा मुन्ना बच्चा बेबस देखता रह गया। कोई मुश्किल था सर इसमें? नहीं था। सर अब अगर मैं आपको कहूं कि जो वर्ड मकान है, वर्ड मकान है वो अरबी था, कमरा इटालियन था सर, बाल्टी पोर्टुगीज वर्ड है, गोरा चिट्टा में जो चिट्टा है सर वो पंजाबी वर्ड है, नन्ना गुजराती है, एग्जैक्टली। और जो नन्ना मुन्ना में बच्चा था वो पर्शियन है। चिक टर्किश थी, संदूक भी टर्किश था, पिस्तौल पिस्टल से आया अंग्रेजी से, बंदूक फिर से टर्किश है, और जो एंड में था कि बेबस देखता रह गया, तो सर बेबस संस्कृत है। समझ रहे सर आप? मैंने इतना सा पीस पढ़ा है और उसमें जो वर्ड्स हैं, मेरे ख्याल से वेरी उसमें से मेन इंटरेस्टिंग। वर्ड्स मतलब कोई था ही नहीं उर्दू में। हम्म। तो उर्दू का जो मतलब है, उर्दू का मतलब है लश्कर, हम्म। रेख्ता। उर्दू है टर्किश वर्ड है, एक उर्दू का खुद का जो नाम है वो उर्दू नहीं है, वो टर्किश है। उर्दू का मतलब लश्कर होता है, रेख्ता, एब्जॉर्ब करना, एक्यूमुलेट करना, सिमुलेट करना। तो हम्म। हमें इस चीज से नहीं घबराना आजकल। मतलब लोग जो बाकी जबानों के होते हैं खुश होते हैं कि हमारी डिक्शनरी में 200 वर्ड ऐड हो गए हैं, और हम यहाँ रो रहे होते हैं कि जी अपना हम लोग इस वर्ड को भी निकाल दें उर्दू से, हम ये भी निकाल दें। उस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। उर्दू मैंने जैसे पहले कहा, उर्दू सिंटेक्स्ट है, वोकैबुलरी नहीं है। उर्दू ग्रामर है, उर्दू सिंटेक्स्ट है। तो हम्म। उर्दू एक बहुत डाइवर्स लैंग्वेज है। हम इसकी हिस्ट्री अगर पीछे से देखें तो इसने उर्दू एक जो हम मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग कहते हैं कि मुसलमानों की लैंग्वेज है, ये मुसलमानों की लैंग्वेज नहीं है। हम्म। जबान को रिलीजन की बेस पे हमें नहीं बांटना चाहिए। हम्म। इंडिया में जितने लवर्स हैं उर्दू के, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान से ज्यादा होंगे। जितने हम्म। लोग इंडिया में उर्दू को सराहते हैं और जितना पसंद करते हैं, जितनी शायरी लिखते हैं वहां पे, अब प्रेसिडेंटली जैसे राहत इंदौरी साहब हैं, जावेद अख्तर साहब हैं। तो सर मैंने फिर से कहूंगा कि लैंग्वेज रीजन्स की होती है, रिलीजन्स की नहीं होती। हम्म। तो हम थोड़ी सी टॉलरेंस पैदा करें अपनी जबान के लिए खुद भी, और जो दूसरे सेक्ट्स हैं वो भी पैदा करें, और अपनी जबान से सर एक कनेक्शन पैदा करें। हम ये ना कहें कि जी मतलब उर्दू पढ़नी है तो वो सख्त उर्दू ही पढ़नी है। हम्म। उर्दू आप स्टार्ट करें। अल्ताफ हुसैन हाली साहब हैं, और कितने राइटर्स आपको मिलेंगे जो नॉर्मल बच्चों की सरीर खामा है किताब आती है स्कूलों में कोर्सेज में, आप वो किताब पढ़ना शुरू करें, आपकी उर्दू इंप्रूव होगी। और अगर सर मैं इंपॉर्टेंस से सिर्फ एक कनेक्ट कर दूं बच्चों की, कि हम्म। अगर कोई कहे ना क्यों सीखूं भाई उर्दू क्यों, तो सर हम बिल्कुल। एमबीए भी कर लेते हैं। हम्म। एमबीए इन मार्केटिंग हमने कर लिया, इन मास कम्युनिकेशन कर लिया। अब आप जब आप जाके पोस्ट पे बैठे हो, कि मार्केटिंग से मैं खुद एक बहुत वाबस्ता रहा हूँ, मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है कस्टमर प्रोफाइलिंग में। तो जब बंदा जाके बैठता है ना, उसको कम्युनिकेट किससे करना है? आम आदमी से, कॉमन मैन। कॉमन मैन की जबान क्या है सर? कॉमन मैन की जबान उर्दू है। आप जितना पढ़ लें, आप जितने महंगे कॉलेज से, कितनी महंगी हम्म। यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आ जाए, तक आप बात नहीं कर सकते ना, बोलने से रिश्ते कायम होते हैं। बिल्कुल। तो अजब है कुछ बोलता ही नहीं। तो सर अपनी लैंग्वेज से, अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट समझें, क्योंकि ये लैंग्वेज मर रही है, खत्म हो रही है। अपनी लैंग्वेज को, अब हम लोग बटे हुए रिलीजन की बेसिस पे। हम अपने रिलीजन में कितना होते हैं, घंटा 2 घंटा। हम्म। आपकी आइडेंटिटी आपकी जबान से होती है। बिल्कुल सही एन बात है। इंग्लिश मैन, जर्मन, फ्रेंच, हम क्या हैं? हम आपस में लड़ मर रहे हैं। तो आपकी आइडेंटिटी सर आपकी जबान से आती है। और फाइनली सर मैं टीचर्स पे आऊंगा। सर टीचर जो है ना, उस्ताद जो है ना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में। और जो जिंदगी है वो जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है। हम्म। क्योंकि सर उस्ताद आपको पहले चीज सिखाता है, फिर आपका इम्तिहान लेता है। जिंदगी पहले इम्तिहान लेती है, फिर उस्ताद बनती है आपका, फिर कुछ सिखाती है। तो अपने उस्ताद की आदत समझ लें आप। मैं सिर्फ एक बंदे की एक स्टोरी शेयर करूंगा कि सर एक बंदा है, मौजब कपड़े पहने हुए, मौजब बंदा है, हम्म। जा रहा है,
और वो देखता है कचरा कुंडी में कुछ है और कचरा कुंडी में हाथ मारने लगा, सही कपड़े पहने हैं, शक्ल सूरत से भी सही है, कचरा कुंडी में हाथ मारने लग गया, दुनिया उसको पागल कहेगी। सही कह रहा हूँ सर? सर मैं आपको बताऊं कि उस कचरा कुंडी में से उस बंदे को लाश मिलती है, एक डेड बॉडी मिलती है, वो निकालता है उस डेड बॉडी को, आसपास पूछता है भाई ये कौन है, किसकी है, थाने में जाता है, धक्के खाता है, नहीं पता चलता। फाइनली सर वो उसको गुस्ल दे के उसको दफन करवाता है। आप इस बंदे को क्या कहेंगे? एक सेवियर, एक लोगों की खिदमत करने वाला। सर मैं आपको बताऊं ये वही बंदा है जो 90s में यहाँ पे लाशें गिरती थी ना तो कव्वे खाए जाते थे उस लाशों को, कोई उठाने वाला नहीं था, इस बंदे ने, इस बंदे की टीम ने उठाया। ये वो शख्स थे सर कि जिनकी वफात पे ये मंजर था कि कड़क वर्दी सादे शलवार कमीज को सलामी दे रही थी, फौजी जूते टूटी चप्पल को सलामी दे रहे थे सर, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर ओहदा सबसे कमजोर ओहदे को सलामी दे रहा था सर। सर ये हीरो और कोई नहीं सर, अब्दुल सत्तार ईदी थे। अब्दुल सत्तार ईदी जिनको दुनिया में माना जाता है, आज उनके फुटस्टेप पे आज भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन सबसे आगे बहुत अच्छा काम कर रही है। वो यहाँ कैसे पहुंचे सर? उनकी वालदा उनकी पहली उस्ताद थी। उनकी वालदा उन्हें 2 आने देती थी, कहती थी एक आना तुम्हारा है, एक आना किसी गरीब का है। अक्सर वो दोनों आने खा जाते थे, दोनों आने खुद खा जाते, छोटे थे। उनकी वालदा उन्हें कहती थी अब्दुल तुम आज किसी का एक आना नहीं रख पाते, तुम बड़े होकर क्या करोगे? सर ये उस्ताद की क्वालिटी है कि आपको वो बचपन से ऐसी चीज एम्बेड कर देती है आपके दिमाग में, आपकी पर्सनालिटी में, कि आप सर सहाराते हो उस चीज को, आपकी दुनिया आपको जानती है उस वजह से। तो हमें सर शायद हम एज पेरेंट्स, एज सिबलिंग्स, एज बड़े भाई, एज चाचा मामू, सब हमें बच्चों को चीज अच्छी सिखानी चाहिए। हम सब अपने आप में एक उस्ताद हैं और हमें हमेशा लोगों को अच्छा मशवरा देना चाहिए, अच्छी चीज सिखानी चाहिए। हम बच्चों को सिखाते हैं यार तुम बाहर जाओ, अपना बैट किसी से शेयर नहीं कराना, लंच देकर बेचते हैं, बोलते हैं लंच शेयर नहीं कराना। अबे भाई जब एक बच्चा अपना बॉल, अपनी बैट, अपना लंच शेयर नहीं करेगा, बड़े होकर वो अपनी सक्सेस कैसे शेयर करेगा? अपनी नॉलेज, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी कैसे शेयर करेगा? हमारे यहाँ लोग नोट्स बनाते हैं और अपने पास रख लेते हैं। नोट बनाओ आगे तो लोगों को, यार कामयाब लोगों को। आप जब एक लेवल पे पहुंच जाओ ना तो आप दूसरों को उठाना शुरू करो और आप नोटिस करना, मतलब मेरी सबको एडवाइस है, आप ये नोटिस करना कि आप खुद कितना उठना शुरू हो रहे हो उस वजह से। बिल्कुल सही अली, टेकिंग योर एडवाइस एंड योर एडवाइस हैज बीन टेकन। आई थिंक दिस इज समथिंग अमेजिंग। बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही, वक्त का पता भी नहीं लगा और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप हमारे साथ रहे, आपने इतना वक्त दिया हमें। और तमाम सुनने वालों को भी मैं ये कहूँगा कि देखिए जी, आपने जो लैंग्वेज सीखनी है आप सीखें। इससे पहले भी हमारा एक सेशन हुआ जिसमें हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात की, फॉरेन लैंग्वेजेस की बात की। सो बिल्कुल आपने ज़िंदगी में आप जो करना चाहते हैं करें, जो सीखना चाहते हैं सीखिए, कोई ज़बान की कैद नहीं है। लेकिन अपनी बुनियाद जो आपकी है उसको ना भूलिए, आप अपनी बेसिक्स को ना भूलिए, आप अपने लिटरेचर को ना भूलिए, आप अपने हीरोज़ को ना भूलिए। दिस इज़ द मेन पॉइंट। अगर आपने कोई फिल्म देखनी है जो कि किसी आपकी नेशन की नहीं है, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल देखिए, लेकिन आपको ये बताओ कि आपका हीरो कौन है, आपकी तारीख में क्या लिखा है, आपकी ज़बान में कितनी ताकत है। और फिर आप बेशक अपनी ज़बान से कितनी ज़बानें अदा करें, लेकिन जब आप अपनी ज़बान में बात करें तो वो ऐसी बात करें कि आपका एक उबूर दिखे उस ज़बान में। ये बताने का यहाँ मकसद था। ट्रैवलिंग कीजिए, जैसे कि अली ज़ैब ने बताया कि जब आपको वक्त मिले, अभी तो चूंकि कोविड-19 की सिचुएशंस हैं तो अभी खुदारा ना कीजिएगा, अभी तो घर पे ही रहिएगा, लेकिन जब हालात बेहतर हों तो बिल्कुल बाहर जाइए, घूमिए, एक्सप्लोर करें और कुदरत के नज़ारों को देखें। और जो इन्होंने रिस्पेक्ट की बात की, सबकी रिस्पेक्ट करें, अपने कॉलीग्स की, अपने तमाम लोगों की, अपने सीनियर्स की, और टॉलरेंस लेके आएँ अपने आप में। और खुदारा इन बातों को सिर्फ बातों की तरह ना लीजिए, बल्कि मैं जब से ये सेशन से स्टार्ट हुए हैं मैं हमेशा एक बात कह रहा हूँ कि अच्छी बातें बहुत हो चुकी हैं, सब लोग कर रहे हैं, अच्छी बातें ही कर रहे हैं। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा अपनी बात में कि आज अभी तक मैंने सोशल मीडिया पे कोई ऐसा शख्स ही नहीं देखा जो मुझे बुरा लगा हो। यानी कि अगर मैं अपने लोगों को देखता हूँ तो हर आदमी जो है वो इतनी अच्छी बातें शेयर कर रहा होता है अपने व्हाट्सएप स्टेटस से, अपने फेसबुक स्टेटस से, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, और मेरी ये सोच, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग आ रही होती है। मैं बोलता हूँ कि ये सब कुछ जो है वॉल पे क्यों आ रहा है? ये अगर हकीकत में भी आ जाए ना, जब ये 4 लोग एक साथ बैठे हों, तो यकीन करें दुनिया अजीब ही हो जाएगी और बहुत खूबसूरत हो जाएगी। क्योंकि हमारा अलमिया ये है कि हम चाहते हैं, हम वो दिखाते हैं जो हम हैं नहीं, और यानी कि हम ये दिखा रहे हैं कि हम खुश हैं, लेकिन हम अंदर से खुश नहीं हैं। तो इस चीज़ से बाहर आना है, इससे निकलना है। और ज़िंदगी लाइक से और डिसलाइक से भी बहुत आगे है, और वो है हकीकत की दुनिया। तो यकीनन अपनी
तखयलाती दुनिया भी आप क्रिएट कीजिए, रहिए उसमें, कोई बात नहीं, उसको एंजॉय कीजिए, लेकिन हकाइक से भी करीब रहिए, क्योंकि ज़िंदगी हकीकत का नाम है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच अली, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, मुलाकात होगी। टेक केयर सर। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आखिर में बस यही कहूँगा कि अपनी ज़बान से शहद का रस घोलेंगी, अपनी ज़बान से शहद का रस घोलेंगी, मेरी आने वाली नस्लें भी उर्दू बोलेंगी। उर्दू बहुत बोलेंगे। शुक्रिया थैंक यू सर, सो थैंक मच, यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।